हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सी रोहित सेठी। आज के इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, दैट इज टैक्सेस ऑन इनकम, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 यानी कि टैक्सेस ऑन इनकम का रिवीजन। और इसको रिवाइज करने के लिए हमारे को कुछ टर्म सबसे पहले समझनी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे पहली टर्म है हमारी अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम वो इनकम होती है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनी से जो निकल कर आ रही है। जो भी आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकल कर आएगी, आपका नेट प्रॉफिट, वो आपकी बन जाएगी अकाउंटिंग इनकम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करेंगे और इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करने के बाद एक प्रॉफिट और निकाल कर देखेंगे। वो जो प्रॉफिट आएगा वो बन जाएगी हमारी टैक्सेबल इनकम। तो सीधी सी बात है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो आएगी वो आपकी होगी अकाउंटिंग इनकम, और जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से निकलेगी वो आपकी होगी टैक्सेबल इनकम। तो सर ये दोनों तो सेम ही होनी चाहिए, जी यस ये सेम होनी चाहिए, बट इन एनी केस अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इन दैट केस इन दोनों के बीच में जो अराइज हुआ उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। एंड दिस डिफरेंस कैन बी ऑफ टू टाइप। पहला डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस परमानेंट डिफरेंस। अब टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो फ्यूचर में जाकर रिवर्स हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अकाउंटिंग इनकम निकालते समय एक एक्सपेंस को इस साल माइनस किया, पर टैक्सेबल इनकम निकालते समय उसको इस साल माइनस नहीं किया, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप इसे नेक्स्ट ईयर माइनस कर लेना। तो इन शॉर्ट इस साल माइनस नहीं हुआ बट नेक्स्ट ईयर तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जो इस साल डिफरेंस अराइज हुआ है वो डिफरेंस नेक्स्ट ईयर रिवर्स हो जाएगा। तो इसके अंदर कैपेसिटी है टू गेट रिवर्सल इन द नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इन फ्यूचर, मतलब सीधी सी बात है। तो इसको हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस होता है जिसके अंदर परमानेंट डिफरेंस है, यानी कि कभी भी माइनस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सपेंस आपने किया, इनकम टैक्स एक्ट ने उसे डिसअलाउ कर दिया, तो आपने पीएनएल में से तो इस साल माइनस कर दिया, बट इनकम टैक्स एक्ट में से कभी भी माइनस नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस होता है परमानेंट डिफरेंस। बेटा करंट टैक्स जो निकलता है, करंट टैक्स निकलता है हमारा, जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम आई है हम उसको प्रिवेलिंग टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा करंट टैक्स। पर अगर हम बात करें डेफर्ड टैक्स के बारे में, तो डेफर्ड टैक्स जो निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस पे। याद रहे, परमानेंट डिफरेंस पे नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस पर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन होगी और हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने प्रिवेलिंग टैक्स रेट, यानी कि जो भी उस साल का टैक्स रेट चल रहा है। अब हम करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को जब टोटल करते हैं तब जाके आता है हमारा टैक्स एक्सपेंस। डेफर्ड टैक्स अगर हमारे लिए लायबिलिटी है, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि लायबिलिटी है? मान लीजिए आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है, इसका मतलब टैक्स आपने पे कम किया है पर कायदे से पे ज्यादा करना चाहिए था, तो इन दैट केस आपको आगे जाके पे करना पड़ेगा। तो मतलब आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को डेफर कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और मान लीजिए आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, यानी कि इस साल आपने टैक्स ज्यादा पे किया, अगले साल या उससे अगले साल कभी ना कभी आपको जब ये रिवर्स होगा तब आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो आज जो आपने पे किया वो फ्यूचर के लिए क्या बन जाएगी? आपकी एसेट, तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। टैक्स एक्सपेंस निकालते समय डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्लस होती है और डेफर्ड टैक्स एसेट माइनस हो जाता है, राइट। ये तो हमने डिस्कस कर लिया अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस। अब हम आते हैं कुछ ऐसे सेक्शंस पे जो आपने इनकम टैक्स में पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा सेक्शन 43B, जहां पर यह बात लिखी है कि अगर आप किसी को कैश में एक्सपेंस पे करते हैं तो ही वो डिडक्टेबल है, अदरवाइज वो डिडक्टेबल नहीं है। इसका मतलब अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को बोनस या कमीशन देनी है तो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्रूअल बेसिस में से माइनस कर सकते हो, बट टैक्सेबल टैक्सेशन ये कहता है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आप उसे तभी माइनस करोगे जब आपने उसे पे कर दिया है। तो इसका मतलब आप अकाउंटिंग इनकम में अक्रूवल बेसिस पे माइनस करेंगे और टैक्सेबल इनकम में आप कैश बेसिस से माइनस करेंगे। तो हो सकता है दोनों के बीच में टाइमिंग डिफरेंस आ जाए, और अगर टाइमिंग डिफरेंस आएगा तो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ऐसे कुछ एक्सपेंस और हैं, जैसे कि इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, कोई भी टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया अगर आपने लोन पे इंटरेस्ट देना है तो, या फिर लीव इनकैशमेंट हो गई, ये सब आपको पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, तो आपको याद होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन माइनस करना अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग पर्पस पे बात करें तो हमें प्रूडेंस प्रिंसिपल में सारे प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। तो अगर इस प्रोविजंस जो हमने बनाए हैं ये फ्यूचर में जाकर रिवर्स हो सकते हैं, तो इसके ऊपर भी टाइमिंग डिफरेंस माना जाएगा और इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन होगी। अगर हम बात करें सेक्शन 35D, जहां पर यह लिखा हुआ है कि आपके पास जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से या फिर हम अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में बात करें तो हम इमीडिएटली माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर भी हमारा 4 साल या 5 साल तक टाइमिंग डिफरेंस अराइज होगा, तो जो भी टाइमिंग डिफरेंस अराइज होगा उसमें भी हमें डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके बाद बारी आती है टैक्स हॉलिडे पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टैक्स हॉलिडे पीरियड ये कहता है कि आप ये देखिए कि आप कितने साल तक आपकी छुट्टी है कि आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अब आप इन सभी ईयर्स के अंदर ये निकालिए कि आपके हर साल टाइमिंग डिफरेंस कितना अराइज या रिवर्स हो रहा है।
लेट से आपके पहले 3 साल में टाइमिंग डिफरेंस अराइज हो रहा था और बाकी 7 सालों में आपका टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स होना शुरू हो गया, राइट। तो बात सुनिएगा ध्यान से, जो टाइमिंग डिफरेंस आपका टैक्स हॉलिडे पीरियड में अराइज हुआ और टैक्स हॉलिडे पीरियड में ही रिवर्स हो गया, तो उस पे आपको डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने टैक्स ही नहीं पे करना। पर अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस आपका अराइज होता है टैक्स हॉलिडे पीरियड में, लेकिन उसको रिवर्स होता है टैक्स हॉलिडे पीरियड के बाद, तो वहां पे आपके ऊपर टैक्स का इंप्लीमेंटेशन आएगा, यानी कि आपका टैक्स का ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो इन दैट केस आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट व्हिचएवर इन द केस में भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद बारी आती है अमाउंट ड्यू टू एनआरआई बट नॉट पेड, ये टाइमिंग डिफरेंस है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस है, लेकिन पैरा 17 का ध्यान रखना आपने। पैरा 17 ये कहता है कि अगर आपको ये बात इस साल आपको लॉस हुए हैं, लेट्स से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ या बिजनेस लॉस हुआ या आपके पास अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, आपके पास किसी भी तरीके का लॉस है, तो आपके पास इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नेक्स्ट ईयर उसे सेट ऑफ करने का प्रोविजन है, यानी कि आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर जाके सेट ऑफ कर सकते हैं। अब अगर आप इसे नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ करेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि यहां पर डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करना है या नहीं करना। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप इतने श्योर हो, पैरा 17 ये कहता है कि अगर आप श्योर हो कि नेक्स्ट ईयर आपके प्रॉफिट्स होंगे, अगर आप श्योर हो कि नेक्स्ट ईयर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर आप श्योर हो कि नेक्स्ट ईयर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, तो इन दैट केस आप इसे डेफर कर सकते हो, आप डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप डीटीए क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको पैरा 17 का खास ध्यान रखना है। सेम इज द केस विद बिजनेस लॉसेस। अब लेट्स से डोनेशन टू टेंपल, अगर हम टेंपल में डोनेशन करते हैं तो वो एटीजी में अलाउड होता है, बट अगर वो टेंपल एटीजी में कवर्ड नहीं है तो इन दैट केस आप उसको डोनेशन कर तो सकते हैं, बट वो इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड नहीं होगा, तो वो परमानेंट डिफरेंस बन जाएगा आपका। अगर हम बात करें ब्लॉक ऑफ एसेट, देखिए जी सिंपल सी एक बात है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जो प्रॉफिट और लॉस करते हैं, वो नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में हम ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। यानी कि अगर आप कोई एसेट बेच भी देते हैं, चाहे आप प्रॉफिट में बेचे चाहे आप लॉस में बेचे, हम उस साल प्रॉफिट और लॉस बुक नहीं करते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस तब बुक करते हैं जब हमारा ब्लॉक जो है वो जीरो हो जाता है, राइट। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो बुक्स में एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों लग सकता है, पर टैक्स सिर्फ डब्ल्यूडीवी कहता है, उस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो बुक्स में हमारे को शेड्यूल 2 फॉलो करना होता है, वेयर एज हमारे को अगर हम टैक्सेशन में बात करें तो हमें सेक्शन 32 फॉलो करना होता है। तो टैक्स रेट में डिफरेंस की वजह से भी डेफर्ड टैक्स क्रिएट हो सकता है, और साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की वजह से भी टैक्स जो डेफर्ड टैक्स है वो क्रिएट हो सकता है। अगर हम बात करें डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में डिफरेंट टैक्स रेट्स की, यानी कि इस साल टैक्स रेट था 40%, अगले साल टैक्स रेट हो गया 32%, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि कितना टाइमिंग डिफरेंस आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो और कितना टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर इस साल के हिसाब से टैक्स बनता है। जितना टैक्स बनता है उतना डेफर्ड टैक्स हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाकी बना हुआ सारा का सारा डेफर्ड टैक्स हम रिवर्स कर देंगे। देन इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो मैंने अभी डिस्कस किया, पैरा 17 का खास ध्यान रखना है आपने। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे भी पैरा 17 का खास ध्यान रखना है। डिस्क्लोजर की बात करें तो आपको डीटीए और डीटीएल दोनों अलग अलग डिस्क्लोज करने हैं। डीटीए आएगा आपका नॉन करंट एसेट्स में, डीटीएल आएगा आपका करंट नॉन करंट लायबिलिटीज में। देन अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो मैंने बता दिया आपको, टाइमिंग डिफरेंस जब अराइज होता है तो उस साल डीटीए और डीटीएल क्रिएट होता है, लेकिन जब टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स होता है तो डीटीए डीटीएल क्रिएट नहीं होता, इन दैट केस डीटीए और डीटीएल भी रिवर्स किया जाता है। टैक्सेबल लॉसेस के ऊपर हमने बात कर लिया कि पैरा 17 का ध्यान देना है, और आपको ध्यान रखना है कि करंट टैक्स निकालते समय अगर मैट का प्रोविजन कंपनी पे लगता है, मैट बोले तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, यानी कि सेक्शन 115 जेबी इनकम टैक्स एक्ट का अगर लगता है तो करंट टैक्स जो है वो निकलेगा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के हिसाब से। बेसिकली आपने करंट टैक्स भी निकालना है, करंट टैक्स नॉर्मल स्लैब रेट्स पे भी निकाल कर देखना है, करंट टैक्स आपने 11 सेक्शन 115 जेबी के हिसाब से भी निकाल कर देखना है। जो ज्यादा हो रहा होगा आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो और आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया होगा। और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।